और अब फोर्थ चैप्टर, अब हम करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी चैप्टर नंबर 5 है। बुक तो अब सबके पास अवेलेबल होगी। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? बहुत ही आसान सिंपल सी बात है। मेरी बात अगर आप ध्यान से अभी सुन लेंगे, दो एक क्वेश्चन आप अगर समझ लेंगे, तो आप ये लगा लो ये चैप्टर 8 नंबर का है और 8 के 8 नंबर आपके पास हैं। बस ध्यान से मेरी एक दो बातें सुननी है। जैसे आपने देखा होगा कई बार रीजनिंग होता है, एक नंबर हमने दे दिया 2, 4, 6, उसके बाद आपसे पूछा कि भैया अगला नंबर कौन सा होगा। हमने कहा 2, 4, 6, अगला नंबर क्या? कोई तो बताओ। 8। 8। अगला नंबर 8 हो जाएगा, सही ना? तो अगर हम किसी सीक्वेंस से काउंटिंग करते हैं और खास करके उस सीक्वेंस से जिसमें कि हम फर्दर आगे की तरफ या तो कोई खास नंबर ऐड करते हैं या कोई खास नंबर माइनस करते हैं। जैसे इस जो सवाल अभी मैंने किया उसमें आपने 2 प्लस कर दिया, क्योंकि आपने देखा 2 के बाद 4 हो रहा था, 4 के बाद 6 हो रहा था, तो 6 के बाद ऑब्वियसली 8 होगा, 2 आपने प्लस कर दिया। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें कोई खास नंबर या तो प्लस हो या माइनस हो, या माइनस का तो होता ही नहीं, प्लस ही हो, तो ऐसे नंबर को, ऐसे सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसमें कोई खास नंबर प्लस होता हो। अब एक बात और मैं बताता हूं आपको, आप ही बताओगे, मैं क्या बताऊंगा। अब एक और सीक्वेंस देता हूं मैं, 13, 10, 7, अगला नंबर क्या आएगा? 13, 10, 7, सर ऑब्वियसली 4। 4 आएगा। तो आपने देखा ना कि 13 से 10 यानी 3 कम हो गया, फिर 3 कम हो गया। तो जब 3 कम होते जाएंगे तो ऑब्वियसली जो जो पूछा गया हमसे उसमें हम 3 और माइनस कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसमें कोई नंबर प्लस किया जाता है। अब आप यूं कहेंगे कि सर अभी तो हमने माइनस किया था, आप कह रहे हो बार बार प्लस किया जाता है। तो ये भी बात मैं आपको समझाऊंगा अभी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि कोई खास नंबर प्लस किया जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, समझते जाना। अगली क्लास में जब आप 11वीं में मैथ्स झेलेंगे, तब वहां पे आप देखेंगे कि इसी का एक और भाई आ जाता है, जिसको कहते हैं हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी तो हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th में, और 11वीं में एक और आ जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक में क्या होता है, यहां मैं कह रहा हूं कि प्लस करना होता है, खास नंबर प्लस करना होता है, और जीपी में एक खास नंबर मल्टीप्लाई करना होता है, एक खास नंबर
मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे हमने कह दिया 4, 8, 16, तो अगला क्या, 4, 8, 16, अगला क्या, 20 सर 32, 32। 32 4 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया, 8 में 2 से मल्टीप्लाई किया 16 हो गया, 16 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 होगा। आपने देखा यहाँ पे हमने एक खास नंबर से मल्टीप्लाई किया, लेकिन मल्टीप्लाई वाला अभी हमें नहीं पढ़ना, वो हम झेलेंगे 11वीं में अगर आप पढ़ेंगे तो मैथ्स। लेकिन अब हम बात करते हैं वापस एपी की। अब इस एपी में दो फॉर्मूले होते हैं और छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना होता है। अब आप बोर्ड पे देखें ध्यान से और समझें। आपको मैं बताऊं, आपकी हर एक एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही है, इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग पे डाल देता हूं, इसलिए सतर्क रहिएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, हमने लिखा 2, 4, 6, 8। लिखा ना। अब इस सीरीज में इस फर्स्ट वाले को जहां पे हमने 2 लिखा है, इसे हम सिंबल देते हैं ए, स्मॉल ए। इस 2 को हम सिंबल देते हैं क्या, ए, जो सबसे पहले लिखा हुआ हो उसको फर्स्ट टर्म कहते हैं। इसको कहते हैं हम फर्स्ट टर्म। ओके। अब इसी तरह से आगे देखिए, ये फर्स्ट टर्म है तो ये सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है तो ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। किसी भी कंसेक्यूटिव टर्म को, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, किसी भी कंसेक्यूटिव टर्म को, लगातार संख्या को अगर आप माइनस करते हैं, अगर आप माइनस करते हैं, लगातार होना चाहिए, अलग अलग नहीं, तो एपी का नियम है कि एपी में लगातार संख्या, कॉन्सिक्यूटिव नंबर का जो डिफरेंस है वो एक आएगा। एक का मतलब एक जैसा आएगा, सेम आएगा, कॉन्सिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस। अगर कॉन्सिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, अगर कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तब आप समझ लो कि वो एपी में नहीं है। जैसे अब फर्स्ट टर्म तो 2 है, सेकंड टर्म 4 है। अब 4 में 2 माइनस कीजिए, कितना आया, 2 आया। ऐसे ही थर्ड में सेकंड माइनस करके देखते हैं, 6 में 4, तो 6 में 4 भी माइनस करेंगे तो रिजल्ट कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ऐसे ही फोर्थ में थर्ड को माइनस करके देखते हैं, 8 में 6, तो 8 माइनस 6 भी 2 होता है। अगर हर जगह कॉन्सिक्यूटिव नंबर का जो डिफरेंस है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर का अगर डिफरेंस सेम आ रहा है,
तो आप उससे समझ लेना कि ये एपी में है। अब उस डिफरेंस को क्या कहते हैं वो देखिए। उस डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, डी फॉर डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर। यानी ये डिफरेंस 4 माइनस 2 भी हो सकता है, 6 माइनस 4 भी हो सकता है, 8 माइनस 6 भी हो सकता है, और सब में आप देख रहे हैं कि जो नंबर है वो 2 2 2 ही आ रहा है। क्लियर है यहां तक? कॉन्सिक्यूटिव डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। अब बात आती है कि जैसे मैंने आपको तीन बता के और फोर्थ पूछा था, आपने फटाफट बता दिया कि सर 8 होगा या 32 होगा, लेकिन बात वहां नहीं है। बात यह है कि ये सीरीज छोटी भी हो सकती है और बहुत बड़ी भी हो सकती है। अगर बहुत बड़ी है तो उसे प्लस करने में जैसे मान लीजिए आपके पास हमने लिख दिया 2 4 6 8 और हमने पूछा फाइंड 80th टर्म। हमने पूछ लिया आपसे कि फाइंड 80th टर्म। 80th टर्म का मतलब है ये जो 1 2 3 4 ऐसे हो गया, 80 नंबर पे 80 नंबर पे कौन सा नंबर आएगा। तो आपने अभी तो फटाफट बता दिया था कि सर 8 आ जाएगा या 32 आ जाएगा, क्योंकि वो रेंज छोटा था। अगर रेंज बहुत बड़ा है तो उतना तो हम लिखते नहीं रहेंगे, उतना लिखेंगे तब तक तो हमारी कॉपी भी फुल हो जाएगी, टाइम भी फुल हो जाएगा। तो इसके लिए हम एपी पढ़ते हैं और एपी के फॉर्मूले का सहारा लेते हैं। और एपी में दो फॉर्मूले होते हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। मैंने कहा है 8 के 8 मार्क्स आप ले सकते हैं अगर मेरी बात ध्यान से सुनते हैं। दो फॉर्मूले का यूज होता है, दो के सिवा तीसरे का नहीं होता। और दो फॉर्मूले कौन कौन से हैं वो भी लिखता हूं। एक तो है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, और दूसरा है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। पहले आप इन फॉर्मूले को नोट करें जल्दी से, उसके बाद मैं आपको आगे लिए चलता हूं। बेटा फिर से ज्वाइन हो जाओ, दिख रहा है यहां तो। चले आगे। यस सर। अब मैं ये नीचे वाले फॉर्मूले को अभी मिटाता हूं क्योंकि इसका यूज आगे आएगा।
इस फॉर्मूले पे कंसंट्रेट कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया था मैंने आपको कि एक सीरीज है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, कैसे बढ़ता चला जाएगा ये, और आपको बताना है फाइंड 80th टर्म। बताना है कि ऐसे ही, ये तो 4 ही लिखा हुआ है, 5 6 7 8 ऐसे लिखते 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 80 नंबर पे आप कौन सा नंबर लिखेंगे, ये बताना है। तो सारे लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने इस फॉर्मूले का सहारा लिया। अब इस फॉर्मूले में समझते हैं कि कहाँ क्या आता है, ध्यान से समझना है। अब इसमें दो बातें तो मैंने आपको समझा दिया है। ए का मतलब होता है सीरीज का फर्स्ट टर्म, सीरीज का फर्स्ट टर्म। डी कॉमन डिफरेंस, अगले में पीछे वाले को माइनस करना, थर्ड में सेकंड को, फोर्थ में थर्ड को। ये नहीं सबको माइनस करना है, किसी एक को, सबको माइनस, यानी 3 4 को माइनस करके हम क्यों देखते हैं? अगर कहीं सवाल आ गया कि भाई आप आइडेंटिफाई करो, पहचानो कि ये एपी में है या नहीं है, अगर हमें आइडेंटिफाई करने के लिए आ गया, पहचानने के लिए, तब उस कंडीशन में हम 2 3 को माइनस करके देखेंगे कि भैया इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो एपी में नहीं है, तब हम करते हैं। लेकिन जब आपको दिया हुआ हो कि भाई ये सीरीज एपी में है, जब उसने क्वेश्चन ने दे ही रखा है कि एपी में है, तो फिर हमें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें सिर्फ ए फाइंड करना है, फिर हमें डी फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस बार बार बता रहा हूं, अगले वाले में पीछे वाले को माइनस करना है, थर्ड वाले में सेकंड को, या फोर्थ वाले में थर्ड को, या सेकंड वाले में फर्स्ट को। उल्टा मत कर देना, ऐसा मत कर देना कि सेकंड वाले में थर्ड को कर देना। अगर उल्टा करोगे तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। बाद वाले में पहले को माइनस करना है, चाहे आंसर निगेटिव आए चाहे आंसर पॉजिटिव आए, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब रही बात एन। एन क्या है? एन है नंबर ऑफ टर्म। ए तो हो गया आपका फर्स्ट टर्म, डी हो गया कॉमन डिफरेंस, और एन है नंबर ऑफ टर्म्स। अब यही नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना, नंबर ऑफ टर्म्स जो ये है, कौन सा नंबर आपसे पूछा है इसने? क्वेश्चन ने कहा है 80 नंबर बताओ, 80 नंबर बताओ, यानी कि नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू यहां पे कितनी है? 80। और ये जो ए एन हम निकाल रहे हैं ना, ये nth टर्म और ऑफ एपी है, nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म बोले तो वो 80th टर्म पूछ ले, 20th टर्म पूछ ले, 10th टर्म पूछ ले, 100 टर्म पूछ ले, जिसकी भी वैल्यू पूछेगा वो nth टर्म ये है। और n की वैल्यू, जितना टर्म आपसे पूछा जाए वो n की, नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू होती है। सिंबल भी नोट कर लीजिए। और अब हमें बताइए आप कि 80 नंबर पे, 80 नंबर पे, 80th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा? अब इस फॉर्मूले में पुट करके आप बताएं, तब आगे मैं बताऊंगा। हो गया।
देखिए आप कैलकुलेट नहीं कर पाए ना, वेरी बैड। देखो फॉर्मूला बता दिया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो मैंने क्या कहा आपको, 80 टर्म निकालना है, तो n की वैल्यू 80 है, यानी हमें निकालना है कि a 80 कितना होगा। अब वैल्यू पुट करते जाओ, a की जगह हमारे पास 2 है, n माइनस 1 यानी 80 माइनस 1, d की वैल्यू भी अपने पास कितनी आई थी, 2। अब इसे प्यार से सोल्व कर दो, 2 79 इंटू 2 नहीं 158, यानी वैल्यू आ गई 160 आंसर। सर क्लियर नहीं आ रहा। बेटा फिर से ज्वाइन हो जाइए। सर मैं फिर से ज्वाइन हुआ था, मगर क्लियर है नहीं प्रॉब्लम है रहा। आपकी बेटा, यहाँ तो देखो दिख रहा है मेरे को क्लियर। मैं भी आपकी सहूलियत के लिए सब लेके बैठता हूँ। टू प्लस 80 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 80 माइनस 1 79 हो गया, 79 इंटू 2, और 79 2 जा 158, 158 में 2 ऐड कर दिया तो 160। तो मेरे ख्याल से आज आप ये समझ गए होंगे कि a की वैल्यू फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं, ये समझ गए होंगे आप d किसे कहते हैं, an का फॉर्मूला कैसे काम करता है, 3 बातें। अब आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 5.1 आपको सोल्व करना है आज, और 5.1 ही नहीं 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ये भी सोल्व करना है। थोड़ा हिंट कर देता हूं, अगर बुक है तो आप ओपन कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, 1 तो गोली मारो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन में a की वैल्यू गिवन है 10 और d की वैल्यू भी गिवन है 10। a की वैल्यू भी गिवन है, d की वैल्यू भी गिवन है। आपसे पूछा है इसने कि राइट फर्स्ट 4 टर्म, पहले के 4 टर्म लिखने हैं आपको। तो पहले के 4 टर्म हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म तो a ही आता है, अगला टर्म क्या होता है साहब, अगले टर्म में एक d जुड़ जाता है, यानी कि a प्लस डी। कॉमन डिफरेंस बढ़ता जाता है ना, 2-2 ऊपर वाले क्वेश्चन में 2-2 बढ़ता गया। तो अगला टर्म हो जाएगा a प्लस डी, फिर अगला टर्म हो जाएगा a प्लस 2d, फिर अगला टर्म हो जाएगा a प्लस 3d। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा, यानी कि हर स्टेप में
हमें क्या ऐड कर देना है, डी। अब इस क्वेश्चन में देखो आप, फर्स्ट टर्म तो ए ही आएगा यानी 10 आएगा। इसका अगला क्या होगा, 10 में डी जोड़ दो, 10 में 10 और जोड़ दो, डी की वैल्यू भी 10 गिवन है, 10 गिवन है, तो 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20। फिर 20 में फिर 10 जोड़ दो क्योंकि कॉमन डिफरेंस 10 दिया हुआ है, तो फिर 30 हो गया। फिर इसमें 10 जोड़ दो, 40 हो गया। लो जी, आंसर हो गया कंप्लीट। ऐसे करके सेकंड क्वेश्चन आपको करने हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि ए क्या है और डी क्या है। अभी निकालने के लिए मैंने आपको समझाया ना इस क्वेश्चन में कि जो पहला नंबर होता है उसको हम ए कहते हैं, सेकंड में फर्स्ट को माइनस कर दो तो डी आ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा एपी में है और कौन सा एपी में नहीं है। तो आपको ये भी समझाया ना मैंने आपको कि जब ऐसा कहा जाए कि बताओ भाई ये एपी में है या नहीं है, तो आप दो लगातार को बार बार माइनस करके देखोगे, कॉमन डिफरेंस निकाल के देखोगे। अगर वो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम कहेंगे हाँ भाई ये एपी में है या इट इज इन एपी, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ का फर्स्ट लिखा है 2 4 8 16, क्या ये एपी में है? 4 में 2 माइनस करो, कितना हुआ 2। फिर 8 में 4 माइनस करो, कितना हुआ 4। फिर 16 में 8 माइनस करो, कितना हुआ 8। तो सारे तो अलग अलग आ रहे हैं, एक 2 आ रहा है, एक 4 आ रहा है, एक 8 आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहे हैं तो वो एपी में नहीं हो सकते। ऐसे करके आपको पता लगाना है कि ये एपी में है या नहीं है। और जो मैंने आपको एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, उसमें क्या करना है, उसमें कुछ नहीं करना। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था ना अभी, an = a + n-1d, इसमें कितने फैक्टर हो जाते हैं? एक an हो गया, एक a हो गया, एक d हो गया, एक n हो गया। an, a, n, d, 4 चीजें हैं इसमें। और मैं जब साइंस भी पढ़ाता हूं तो आपको कहता हूं ना कि कोई सा भी जब आप फॉर्मूला यूज करते हैं फिजिक्स वगैरह में, तो उस फॉर्मूले में अगर 5 चीजें हैं, 5 फैक्टर हैं, तो उसमें 4 गिवन होंगे और 5th निकालना होगा। इसमें भी वही है, इस फॉर्मूले में 4 फैक्टर हैं, कोई 3 गिवन होंगे, 4th आपको निकालना होगा। जैसे आप देखो 5.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए की वैल्यू 7 दे रखा है, बी की वैल्यू 3 है गिवन, एन की वैल्यू 8 है गिवन। आपको क्या निकालना है? ए एन निकालना है। 4 में से 3 गिवन है, जैसे हमने ये वैल्यू पुट करी थी, ए एन की वैल्यू निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। सारे क्वेश्चन में 5.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट में आपको 4 में से 3 वैल्यू गिवन होंगी और 4th आपको दाएं बाएं करके निकालना होगा। ओके, आप इसे अभी बैठ के करेंगे, अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे, और कल जिसकी भी कॉपी के लिए कॉपी की फोटो मैं मांगूंगा उसको एट प्रेजेंट देना पड़ेगा। आप सबकी कॉपी में सोल्व होना चाहिए। स्टार्टिंग में ही बोला था मैंने आपको कि आप खिचड़ी कॉपी नहीं बनाएंगे, आप मैथ्स की कॉपी अलग रखेंगे, साइंस की कॉपी अलग रखेंगे, बाकी सब्जेक्ट का मेरा कोई लेना देना नहीं। इन दोनों की कॉपी आपके पास अलग होनी चाहिए, फेयर छोड़ के। फेयर तो है ही कंप्लीट करना, लेकिन रफ भी दोनों सब्जेक्ट की अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैंने एपी पढ़ाया,
एक महीने में उसमें अकड़म बकड़म आपने फिल कर लिया, फिर जब रिवीजन की बारी आई अगले महीने तो पता लगा कि वो तो कबाड़ी के यहाँ बिक रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बताया है मैंने आज तक वो आपकी कॉपी में सारा डन होना चाहिए। जिस दिन भी फिजिकली हम लोग स्कूल में मिलेंगे उस दिन आपकी सारी कॉपी फेयर से लेके और क्लास वर्क तक हर कॉपी में चेक करूंगा, एकदम मंगवा करके, ध्यान रखना। और फिर से मैं फर्स्ट बात से लास्ट करता हूं कि अभी आपके इर्द गिर्द इधर उधर जो 10th के स्टूडेंट हैं उनसे बात कीजिए, उनके नब्ज पकड़ने की कोशिश कीजिए। आपको पता लगेगा कि उन सब की धड़कनें तेज हैं, और उनकी ही तेज नहीं है, उनके पेरेंट्स के भी तेज हैं, और हम लोग टीचरों के भी तेज हैं। मेहनत आपको करना होता है। पूरे ईयर हम लोग जी तोड़ मेहनत करवाते हैं, एक्स्ट्रा क्लास देना, ये करना वो करना। इसके बावजूद अगर कहीं चूक रह जाती है, कहीं लापरवाही हो जाती है, तो इसके लिए जिम्मेवार, गलती तो स्टूडेंट करते हैं लेकिन उसको भुगतना हर एक किसी को पड़ता है। तो इसलिए आप ऐसी गलती ना करें। मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरी नाक बचा के रखेंगे, और इसलिए थोड़ा थोड़ा अब देखो, एक यूनिट हो गया आपका, एक यूनिट टेस्ट हो गया है। अब अगले जो टेस्ट होंगे या अगले जो आपके एग्जाम होंगे उनसे बिफोर आपको ऐसा दिखेगा कि आपका कोर्स बिल्कुल कंप्लीट होने के कगार पे है। अभी तक मैं धीरे धीरे चल रहा था, अब आप हवा हवाई बनेंगे। तो इसलिए सीट बेल्ट बांध करके और प्रेम से बैठ जाइए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, और नहीं तो फिर तो अल्लाह रखा है। बाय फॉर नाउ। अभी चेक नहीं हुआ है बेटा, जब चेक होगा तो अपने आप अनाउंस कर दूंगा।